बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक अता फरमाए, हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कर सकें। शहर में आज अच्छी खासी धुंध थी, यानी फॉग का राज था। सो जहाँ हम बात करते हैं दूसरों के लिए आसानी की, तो अगर आप छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ अपनी समझ लेंगे, एहतियात के साथ ड्राइविंग करेंगे, तो यकीन माने कि आप दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कर रहे होते हैं। ज़िम्मेदार तरीके से ड्राइविंग कीजिए, फासला जो है वो मेंटेन रखिए और इसके साथ साथ आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूरी कर लीजिए। ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको बीइंग अ रोड यूज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। हम चलते हैं आज की खबरों की तरफ। सो आज की पहली खबर क्या है? मोहसिन स्पीड का एक और तूफानी मंसूबा, मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर की तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, मुतादिद एसीज, डिप्टी सेक्रेटरी तब्दील, 9 एडीसी जी तैनात। और शहर को तजावुजात फ्री बनाने का मिशन है और मुतादिद ऑपरेशन किए जा रहे हैं जी पूरे शहर में। और अब बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये हैं हमारी आज की खबरें। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अली रामे और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। इरफान, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ मुल्तान रोड पे, क्योंकि आपका हर रोज़ वहाँ से गुजर होता है, घर करीब है। सो मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर की तजवीज़ है। कैसे देखते हैं इस प्लान को, कितनी आसानी हो जाएगी? अना, बहुत ये जो है वक्त की अहम ज़रूरत है। आपने देखा होगा मुल्तान रोड ऐसा जो रोड है जो आपको कनेक्ट करता है आपके जनूबी पंजाब से। और यहाँ पे अगर एक साइड पे आपके पास मोटरवे है, दूसरी साइड पे आपके पास मुल्तान रोड है, और इसका रोड यूज़र जो है वो मोटरवे से ज़्यादा है। और इस वजह से अगर इस रोड को मेंटेन रखना है आपने, इसका जो बड़ा चंक है जो लाहौर में लाहौर के मिड से शुरू होता है, चबुर्जी चौक से शुरू होता है और ये सुंदर तक हमारा लाहौर की डोमेन में ये मुल्तान रोड आता है। तो यहाँ का अगर रोड यूज़र देखा जाए तो इतना रोड यूज़र जो है आपके रिंग रोड पे नहीं है जितना रोड यूज़र आपका मुल्तान रोड बिल्कुल, का है। आपने सही कहा। इसके साथ साथ इस पे जो है वो सब्ज़ी मंडी भी है और उसके साथ आपके बहुत से ऐसा जो तालीमी इदारे हैं जो इस रोड को लिंक करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बर्डन ज़्यादा है। और क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है शहर में, गाड़ियों की तादाद बढ़ चुकी है, मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ चुकी है, तो अब ये वक्त की ज़रूरत है कि आप जहाँ पे ऐसे इकदाम करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको फैसिलिटेट करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए, गाड़ियों की तरफ कम आए। और उसके साथ साथ अगर वो चीज़ें नहीं हो सकती, वो मसला है कि हम तजावुज़ात की बात करते हैं, रॉन्ग पार्किंग की बात करते हैं, बहुत सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये जो स्मॉग का इशू है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बिल्कुल, और ये हमारी हर रोज की डिस्कशन का हिस्सा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमें रोड जो है वो एक्सपैंड करने की जरूरत है। वो तो हो ही रही है, डेफिनेटली हो रहे हैं, वही ना, हर रोज के प्लान में ये चीजें शामिल वो हैं। देखिए, ये वक्त की ज़रूरत है और इसको अगर आप जैसे अब ये प्लान किया जा रहा है, ये अगले 20 साल 25 साल की जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। उससे पहले जितने भी प्लान बने, अब मुल्तान रोड अगर गुज़िश्ता 3 साल में देखें तो 4 दफ़ा जो है इसके ऊपर वर्किंग की गई, लेकिन वो 4 दफ़ा वर्किंग की वजह से वो इश्यूज जो हैं वो टेम्परेरी तौर के ऊपर उनका सोल्यूशन निकला, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई। अब जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जैसे इस खबर के मुताबिक उस पर जो अंडर पासेस बनेंगे, उसके साथ साथ मुल्तान रोड से जो लिंक किया जाएगा मोटरवे पे, ये कॉरिडोर जो है इसको सिग्नल फ्री किया जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है जो आपके अगले 20-25 साल की ज़रूरियात जो है उसको पूरा करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये वक्त की अहम ज़रूरत है। जब तक आप इसको बेहतर नहीं करेंगे तब तक, मतलब जब एक रीज़न ही ये रहेगी कि हर रोज़ एक घर से 2-2, 3-3 गाड़ियाँ निकल रही हैं, सो वो आपका ये वाली प्लानिंग जो आप बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं उसका रिजल्ट उस तरह से मिल नहीं सकेगा जो एक्चुअली हम चाह रहे हैं। अली, देखिए, हमने पहले भी इससे पहले प्रोग्राम में भी अपने बात की थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ना सिर्फ लाहौर हम यहाँ पे बात करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर
जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ये भी ना हम कर दें कि जो एक सेंटर एरिया है लाहौर के अंदर वहाँ पे गाड़ियों को महदूद कर दिया जाए, क्योंकि लंदन के अंदर सेंट्रल एरियाज़ में गाड़ी का एक टाइम मुकर्रर है कि आप सुबह 7 बजे के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक गाड़ी जो है वो एंटर करेंगे तो आपको इजाफी टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, क्योंकि हमने गाड़ियों को सेंटर के अंदर महदूद अली, मैं करना आपकी इस है। बात से एग्री नहीं करती। यहाँ पर आप सीट बेल्ट की पाबंदी तो करा नहीं सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, हेलमेट की पाबंदी आप करा नहीं सकते, और इतना बड़ा डिसीजन पॉसिबल कैसे होगा? ये तो स्टडीज की हो चुकी है कि आपने सेंट्रल एरियाज के अंदर आपने ये टैक्स इंपोज करना ही करना है, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है, आपके रोड जो है वो एक्सपेंड तो हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद बात आती है इंक्रोचमेंट के ऊपर कि आप इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके अंदर। तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेन हल है कि आप जब एक शहरी को उसके दफ्तर तक पहुंचने तक, उसके घर तक पहुंचने तक उसको एक मियारी और एक अच्छी सहूलत वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे तो हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर वो अपनी गाड़ी को बाहर ना निकाले, गैर ज़रूरी उसका इस्तेमाल छोड़ दे। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमारे पास मुतअद्दिद स्टडीज़ और प्लान मौजूद है। हमने दो, ये सिर्फ एक ऑरेंज ट्रेन है, इसके अलावा इसके रुकावट सिंपल सी बात है, हमारे पास पैसा कहाँ पे है? पैसा है हमारे पास, ये है हमारे पास पैसा हो। अब ये जो प्रोजेक्ट्स, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, अब पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स का गला घोंट के इनको पैसा दिया गया, ठीक है? तो आपने प्रायोरिटीज के ऊपर रख के इन प्रोजेक्ट्स को, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आपने नजरअंदाज किए। हो गया तो समझ ले हो गया, आगे नहीं होता नजर आ रहा। देखिए स्टडीज की हद तक ही रहेगा। देखिए हम क्या कह सकते हैं इस पे, अब क्योंकि ये किसी की तरजीहात है, मुस्तकबिल का किसको क्या पता, हो सकता है आने वाली हुकूमत जो इससे नियतों का जरूर पता है। देखिए आने वाली हुकूमत हो सकता है कि इसी सेटअप को मद्देनजर रखकर इसको कॉपी करे, अल्लाह करे, हम तो दुआ इसी सेटअप को कॉपी करके, क्योंकि अब लोगों के अंदर ये चीज़ बन चुकी है कि निगरान सेटअप के अंदर जो चीज़ें बरवक्त मुकम्मल हुई हैं तो ये आने वाली हुकूमत जो है हो सकता है ये भी करे, तो फिर वो बातें करेंगे कि अब पहला सेटअप जो था वो तो इतने 90 दिन के अंदर उन्होंने फ्लाईओवर बना दिए। अभी कर्नल शेर खान शहीद का जो फ्लाईओवर बनाया घोड़ा चौक के ऊपर, अभी 150 रोज़ का इसका टारगेट था, 90 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया गया। तो जब आप एक स्पीड के साथ काम करेंगे, मेयार को भी मद्देनज़र रखेंगे, आप मुसलसल दौरे करेंगे, तो फिर आपको प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अगर उस्मान बुज़दार की तरह आप दफ्तर के अंदर ही बैठे रहेंगे तो फिर ये जो आपका लाहौर ब्रिज मुकम्मल हुआ तो फिर ये मुकम्मल ना होता। ये भी निगरान सेटअप के अंदर ही उनके मुसलसल दौरे, और वज़ीर आज़म को उन्होंने बुलाया यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ रुकावटें हैं उनको दूर करें, और वो आए तो रुकावटें दूर हुई, तो फिर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। अब इस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिन रात जागना पड़ेगा, कितनी दौड़े लगानी पड़ेंगी? वो मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके दौर साथ साथ है। अभी मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी वज़ीर आला पंजाब अगर आ गए हैं तो अब वो मुसलसल दौरों पे। इतने मेहनती आप भी किसी दौर में नहीं होंगे जितने आप होंगे। अनाज देखिए, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये इसमें से कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मोहसिन नकवी या वज़ीर आला जो है उनकी जानिब से इसको इनिशिएट किया गया। मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट हैं ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो जिनके ऊपर पहले वर्किंग हो चुकी थी। साबका हुकूमत के मंसूबे, साबका हुकूमतों के मंसूबे, हुकूमत के नहीं, हुकूमतों के। लेकिन हमारे यहाँ रिवायत ये ना, पिछली हुकूमतों के मंसूबे कोई छेड़ता नहीं। यही बात है। अब देखिए जो शादरे का जो पुल बना, ये 2012 का प्रोजेक्ट है। इसी तरह ये अब जो फ्लाईओवर बना अकबर चौक के ऊपर, ये 2000 जो है वो 16-17 का प्रोजेक्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाइपलाइन में थी। बात वही है जैसे अली ने जिक्र किया कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्टडीज़ मौजूद है, हम ये इसके ऊपर वर्किंग की हुई है। असल इशू ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको हम जंगला बस सर्विस कहते थे, उसके ऊपर 1.5 लाख के करीब डेली का जो पैसेंजर है वो फैसिलिटेट हो रहा है, उसी तरह आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन, इसको अगर आपने बनाया, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता, ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ मैं अक्सर बात करता हूँ कि इसके साथ स्पीडो बसें थी, हर रूट के ऊपर उसने लिंक करना था। आपने उसके साथ साथ जो 17 के करीब या 16 के करीब जो आपने जो बसों के और वैन्स के रूट थे उनको बंद किया, क्योंकि इनकी जगह के ऊपर स्पीडो बसें चल रही थी। जिसके बाद हमारे पास पैसे नहीं आए, हमने उस प्रोजेक्ट को बीच में शॉर्ट कर दिया, उसके ऊपर कट लगा दिए, जिसकी वजह से स्पीडो बसें नहीं आई, और वो ऑरेंज लाइन ट्रेन अब आपको कभी भी भरी हुई नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह, बेसिक वजह ये है कि उसके साथ जो लिंक के ऊपर रूट थे
वहाँ पे आपने वो लिंक रूट बंद किए, वहाँ पे चिंगची और दीगर जो रिक्शा ये लोग जो हैं वो वहाँ पे विराजमान हुए। लोकल ट्रांसपोर्ट जो थी आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन आपने उसकी जगह पे स्पीडो बसें नहीं लाए। इसी वजह से आपका 282 या 80 या 300 अरब का जो प्रोजेक्ट है वो गटाई में जा रहा है। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट जिसको कंप्लीट करें उसके साथ साथ जो उसके अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको भी फाइनलाइज करें, उनको भी कंप्लीट करें, फिर आपके प्रोजेक्ट के सम्राट आपको मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑरेंज ट्रेन नहीं है, दो और ट्रेनें भी हैं, पर्पल लाइन और ब्लू लाइन। वो प्रोजेक्ट वो अभी उनकी स्टडी मौजूद है कि आपको एयरपोर्ट तक वो छोड़ के आएंगे। उसके बाद अंदरून लाहौर तक वो ट्रेन का जो है वो एक रूट बनाया हुआ है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन सके। और फिर जो नई हुकूमतों से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वो आएंगे, वो एकदम कहाँ से पैसे ले आएंगे? वो तो 3-4 साल इसी खसारे में कि पिछली हुकूमतों का किया धरा हम भुगत रहे हैं। हमने तो रिवायत यही देखी है। लोगों की तो यही उम्मीद है आएंगे पैसे लेकर आएंगे। पता नहीं ईरान सेटअप ने तो कभी ये बातें नहीं की हैं, लेकिन हमारे सामने रिवायत ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछली हुकूमतों के मसले पहले हम हल कर लें, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। खैर, हमने अगली खबर की तरफ भी जाना है, हमारे पास खबरें और हैं और आपको मोटरवे की सूरत हाल से भी हमने अपडेट करना है, लेकिन आगे चल के हम ज़रूर अपडेट करेंगे। अलबत्ता अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने अगली खबर की तरफ आना है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी एक अपडेट है जी और बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना होता है जी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नेशनल वर्किंग वुमेन डे पर बाहिम्मत वर्किंग खवातीन को सलाम पेश किया गया है। अभी हमने आगे बढ़ना है और अभी आपको मोटरवे के स्टेटस से भी अपडेट करना है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं जिन्होंने मोटरवे की जानिब जाना होता है, सफ़र करना होता है। वकास हमारे रिपोर्टर इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं। वकास, क्या स्टेटस है इस वक्त? अच्छा जी, वकास से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता आपको ये बता देते हैं कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बाकी अपडेट्स आप तक वकास से अगर हमारा रब्ता होता है तो पहुंचा देंगे। हम अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास ये है जी, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की गई है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़ायदा क्या होगा? अच्छा जी, वकास की तरफ पहले मुझे कह रहे हैं जी। वकास, ओवर टू यू। अन्ना, मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जब विजिबिलिटी बेहतर हुई थी तो मोटरवे को खोला गया था। तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे मोटरवेज़ बंद रही थी। सियालकोट लाहौर मोटरवेज़ बंद थी और जैसे ही धुंध में कुछ बेहतरी आई है मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे पुलिस के हवाले से कहना है कि अगर जो लोग मोटरवे पर सफ़र करने का इरादा रखते हैं उनको वो सजेस्ट करते हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो टाइम है उसमें वो सफ़र करने को तरजीह दें, क्योंकि इसके बाद फिर जो विजिबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है और बिलाखिर 9 साढ़े 9 बजे करीब या 10 बजे करीब जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो तक पहुंच सकती है। और फिर इस दौरान अगर मोटरवेज़ बंद हो जाती है और आप मोटरवे पर मौजूद हैं तो फिर मोटरवे पुलिस जो है वो आपको अगले इंटरचेंज से एग्जिट करवा देती है, जो करीबी जीटी रोड या कोई भी और। ठीक है, थैंक यू सो मच। अहमद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे जी मोटरवे की सूरत हाल। अभी जो अहम खबर है, क्योंकि ये डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन मैंने होता अपनी आंखों से देखा है। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया है, मुतादिद दुकानदार गिरफ्तार किए गए हैं, तजावुजात फ्री बनाना जो है वो अज़्म है। मुश्किल टास्क ज़रूर है, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ा नामुमकिन भी लगता है। अली, मैंने तो माजी में ऑपरेशन मुतादिद होते देखे हैं और उनके बाद से दोबारा 1 महीने 2 महीने बल्कि 10 दिन बाद अजहर अली थे कोई वज़ीर आला पंजाब, उनके दौर में एक ऑपरेशन हुआ था। ये ब्यूरोक्रेसी भी बताती है और पहले लोग बताते हैं कि वो ऑपरेशन हुआ था। अब अगर उस तरह का ऑपरेशन हो गया तो आपके 5-6 साल सुकून से गुजर जाएंगे। मसला पता क्या है, हमारी कंटिन्यूटी नहीं है। हम किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं, उसमें वो मुसलसल तसलसल के साथ जारी रहे ना तो फिर उसका फ़ायदा है। अब इस ऑपरेशन पे तो वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ह तौर पे कहा है कि भाई किसी किस्म की कोई रायत जो है वो नहीं दी जाएगी, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना ज़रूरी है। अब इसके लिए अब उन्होंने सिर्फ ऐलान किया था, तो मैं कच्चा जे रोड से गुजर रहा था और कच्चा जे रोड ऐसा रोड है यहाँ पे आपको तजावुजात की भरमार नज़र आएगी। आपका निकलना गुजरना यहाँ से बहुत मुश्किल होगा और आप हमेशा ट्रैफिक में ट्रैफिक यहाँ पे जाम रहती है इन्हीं तजावुजात की वजह से। अभी उन्होंने सिर्फ ऐलान किया था, ऐलान के 2 दिन बाद ही
मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक रवानी के साथ चल रही है, लोगों ने तजावजात अपनी हटा कल लिए। LOS पर समनाबाद बहुत हटा बड़ा लिए। ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। अब जब खुद से हम ये डिसीजन ले लें कि जनाब हमने रोड्स के ऊपर किसी किस्म की रुकावट जो है वो पैदा नहीं करनी, तो फिर हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन शुरू नहीं किया, ऑपरेशन से पहले ही काम उन लोगों ने अपनी तजावजात जो है वो हटा ली हैं। तो कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है और कुछ ताजे बरादरी की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इनकी दुकानों के आगे जो है ये वो सबसे ठेले ज्यादा ठप्पे जरूरी है लगा कि आप के- ताजिरों को देखिए, से भी ज्यादा उस जगह पे जरूरी है। ताजिर तो बड़े खुश हैं कि यार अच्छी बात है कि हमारी दुकान इन्हीं ताजिरों की जेबों में तो पैसे जाते हैं अली। पैसा कमाते हैं ना, तब कुछ लोग जो हैं वो खुश हैं, कुछ लोग जो हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि उनके पैसे मर रहे हैं यहाँ पे। जो लोग खुश हैं उनकी दुकानें जो है उनका एक डिस्प्ले था वो अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले तजावजात की वजह से उनको वो परेशानी का सामना था। अली बात कर रहा है कि कुछ लोग खुश है, कुछ नाराज है। इसमें ज्यादा नाराज जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग, ट्रैफिक पुलिस के लोग और बाकी लोग उनको जो काम है करना पड़ेगा। काम करने के अलावा काम तो 4-5 महीने से कर ही रहे काम हैं। तो बेचारे कर रहे हैं, काम तो करते हैं, लेकिन जो जेबें गर्म होती थी बिल्कुल आपने वो सही उसके कहा। ऊपर वज़ीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने संजीदा इकदाम करने हैं। तो इसके लिए वो अफसरान, वो अहलकार, वो लोग जो ये जो आर्जी रेड़ियां, आर्जी जो ठेले, आर्जी जो दुकानें ये लोग लगवाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर जाके आपके मामला ठीक होंगे। अब आप शहर में शालम मार्केट देख लें, शालम मार्केट में गाड़ी लेके जाना एक खौफ की इलामत समझा जाता है। खौफ। सवाल ही पैदा होता। हम लोगों ने वहां पे अगर किसी जगह कवरेज पे जाना हो तो एक दफा अजाब नजर आता है, यार अंदरून शहर की वाली साइड पे जाना है, गाड़ी पे बड़ा खौफ आता है। ये किस वजह से है? अंदरून शहर की सड़कें क्या बहुत छोटी हैं? नहीं छोटी। वहां ईद पे के थी- दिनों में कभी आप वहां जाके देखिए, आपको अगर पता आप चलता दाता है साहब कितनी- से शालम की जानिब टुवर्ड जाएं तो आपको 3 लेन रोड नजर आएगा। ऐसे ही है। कई जगह के ऊपर वो 4 लेन रोड है, लेकिन क्या है वहां पे सारी तजावजात है। तजावुजात। और अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि किसी जगह को शालम मार्केट में आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजिट रखते या किसी और सेलिब्रिटी का विजिट रखते, उसके बाद आपको वहां पे एक भी रेडी जो है वो खड़ी नजर ऐसे नहीं ही है, आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तब ये रेडियां क्यों खत्म हो जाती हैं? तब इनको क्या कोई कहता है आके यार ये उठा लो या यहाँ पे हमने नहीं खड़े होना? तब वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो एक्टिव हो जाते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आना है, यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी ने मैं तो आना है, जिस दिन से उसमें ऑपरेशन action का लेना। ये आगाज हुआ ना, मैं कह रही हूँ कि लोगों से ज्यादा ना टीम को, इंतजामिया को टीम, मुतहरिक करें, उनसे बिल्कुल। फॉलो अप लेना शुरू करें जिन्होंने ये काम जो करना है। लोग इसमें मुलव्विस है। अब समनाबाद का इलाका जो है, समनाबाद के इलाके में जो शोरूम वाला रोड है वहां पे बहुत सी रेडियां हैं और बहुत सी रेडियां ऐसी हैं जो साबका दौरे हुकूमत में एक सूबाई वजीर का भाई वहां से पैसे लेता रहा है। ये तो हालात थे कि इस लेवल तक ये लोग चले जाएंगे कि रेडी वालों से 200, 300 रुपया, अगर शहर में 50,000 रेडी हो तो 1.5 लाख रुपया इस तरह वो इकट्ठा करने यानी हमें इस माफिया को कंट्रोल इस करने की माफिया जरूरत को है, तो फिर कंट्रोल खुद करने ब की खुद जरूरत है। शहर में आपको ये तजावुजात का जो मसला है ये हल होता नजर आए। और किस तरह ये हंगामी दौरे अगर होते रहे तो मरीजों को सहूलियात नहीं मिलेंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी इंतजामिया कम अज कम एक्टिव रहती है कि किसी भी टाइम CM साहब का दौरा हो सकता है और वो रिपोर्ट ले सकते हैं। अल्टीमेटली मरीज बड़ा खुश होते हैं जब CM साहब को अपने दरमियान पाते हैं, उनके अंदर उम्मीद आ जाती है कि अब उनका इलाज जल्दी हो जाएगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर क्या है जी? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त है। और कल हमने ये चीज डिस्कस की थी। कल शायद सिप्रा साहब से ये सवाल भी पूछा गया था कि पेट्रोल की कीमत में तो कमी हो रही है, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मंतक क्या है? पर जो कोई भी खसारा होता है ना लेस्को के पास, वो अल्टीमेटली अवाम के जुमरे में आता है कि अवाम ने भुगतना है। सो बिजली की कीमतों में ये इजाफा जो है ये आगे होगा, मजीद होगा। कल वाज़े तौर पर शायद सिप्रा साहब ने कह दिया था। इरफान ना देखिए, वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो है इशू हर घर का है, आपका है, मेरा है, हर मजदूर का है, हमारी बहुत तरह बोझ के है अवाम पर। गैस हर के मजदूर डबल डबल का। बिल आ रहे हैं, पानी के बिल में। बिलों से जो लोग परेशान हैं, अब इस मौसम के अंदर जो है वो जो लोगों को बिल आ रहे हैं वो भी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आगे अगर गर्मियों में ये हालत रहेगी तो अब जो है सर्दियों के अंदर जहाँ पे बिजली की इस्तेमाल बहुत कम है, उसके अंदर आपको 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी बिजली की जा रही है। ऊपर से स्लैब सिस्टम कि आप 200 यूनिट चलाएंगे तो उस आपको स्लैब ये
रेट काउंट किया जाएगा, आप 300 पे जाएंगे तो ये होगा। ये इसके साथ जो है वो आपको जो लोगों को सहूलत देने की ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर जितनी लोग ज़्यादा बिजली यूज़ करें उनको उतना रिलीफ दिया जाता है। हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम कहते हैं कि अगर आप कम बिजली यूज़ करेंगे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर वो जो 200 यूनिट है उसमें अगर एक लाइट और पंखा चले और घर की एक मोटर चले तो मैं समझता हूँ 250-300 यूनिट तो इस पे ऊपर सर्व हो जाता है। तो इसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। इससे अवाम जो है वो हद तक परेशान है कि उसका कोई अजाला नहीं हो रहा, कि रोज़ आप सुनते हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, गैस मिल भी नहीं रही और उसके बाद जो है ऐसे में आप ये देखें बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते, वो जो टैक्स बढ़ाते हैं ना, फ्यूल एडजस्टमेंट, वो ये ऐसा एक उन्होंने नुक्ता निकाल दिया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट देखिए ये तो ऐसे इधर से जैसे पकड़ लें उधर से पकड़ हर लें, महीने जिंदा आप आदमी बिल के के ऊपर जरिए बुलडोजर पैसे चला दे रहे रहे हैं ना हैं। उसमें। बदमाशी है, सिंपल सी बात बिल्कुल है, ऐसे ही है। बदमाशी है। आप अवाम के साथ इस तरह से आप करें कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, बिला वजह के आप टैक्स जो है वो लगाए जाए। अब पहले अपना बिल तो निकाल के देखें, मतलब आपका बिल कम होगा लेकिन लोग उसके अपनी ऊपर बचत 2000 करते हैं, 3000 बिजली का एक्स्ट्रा इस्तेमाल टैक्स कम होगा। करते हैं, उसके बाद ये चीजें जब ऐड हो जाती हैं तो वहीं के वहीं आप खड़े होते टैक्स देखें, आपकी फ्यूल पता नहीं क्या क्या FPP भी डाल रहे हैं, अब सब टीवी का टैक्स सही डाल बात रहे हैं, कोई लेता है टैक्स इस तरह से? मसला ये है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछते कि आप किस वजह से इतना टैक्स जो है वो डाल रहे हैं। अब सर्दियों के अंदर आपको इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अब मेरा 1 बेड अपार्टमेंट है, मैंने गर्मियों के अंदर 2 साल पहले 8-8 हज़ार मैंने अपने बिजली का बिल दिया। अब पिछली गर्मियाँ गुजरी हैं, 25-25 हज़ार बिजली का बिल आया। अब नेक्स्ट जो समर आएगा उसमें मैं क्या तवक्को कर सकता हूँ कि मेरा एक 1 बेड अपार्टमेंट जो है उसमें इतना 30,000 से भी तजावज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टैक्स जो डाल के वो आवाम की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मारने वाली बात है, सिंपल सी बात है कि और आप फिर बुलडोजर ही हम चला दें, फिर क्यों ना आवाम के लोग ऊपर डिप्रेशन का शिकार हों, फिर क्यों ना लोग अस्पतालों की तरफ जाएं। ये एक मुसलसल जो है ना टॉर्चर है जो हर 4 दिन बाद हर सतह पे टॉर्चर है। ये तो बिजली का बिल है, आप हॉस्पिटल चल जाए वहाँ पे आपको टॉर्चर मिलेगा, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आप थाने जाएंगे वहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हर जगह पे आपको टॉर्चर मिल रहा है, हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप इस आवाम से तवक्को करते हैं कि ये आवाम उभरेगी, ये हाँ, नौजवान उभरेंगे। वो नौजवान तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल वो तो मुल्क छोड़ के भाग रहा है। फिर उससे आपको क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो अब इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम करे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पट्ठा बैठा दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया, सिंपल सी बात है। नहीं रामे, इस तरह ये भी चीज गलत है कि आप कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के भाग मुल्क रहे छोड़ हैं। के जा रहे हैं, सर, मुल्क जी, छोड़ के जा जा रहे हैं। ये लोग पहले भी जाते थे वहां पे जाके लेकिन अब इरफान, अब उसकी लोगों की तादाद बाकी ज्यादा हो ज्यादा चुकी है। देखिए तादाद ज्यादा जिस हुई, बंदे के साथ इंसाफ वो बात आपकी मिलेगा वो ठीक बाहर है। निकलेगा। ये जो है वो बिजली तंग आके नहीं जा रहे। जो लोग आप यूनान कश्ती का हादसा जो हुआ था उसमें हर घर जो है, हर फर्द जो है वो 25-25 लाख रुपया पे करके जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। जो लीगल तरीके से जा रहे हैं वो 80-80 लाख रुपया खर्च करके जा रहे हैं। ये लोग इस वजह से नहीं भाग रहे कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, ये लोग अपनी याशियों के लिए भाग रहे हैं और अपने फ्यूचर जो है उसको बेहतर करने के लिए भाग रहे हैं। अगर यही 80 लाख रुपया जो आप टिकट खर्च के या जाली तरीके से आप वीज़े लगवा कर वहाँ पे जा रहे हैं, वो 80 लाख से यहाँ पे कारोबार करें। जो 25 लाख रुपया आप दे के जो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होकर आप कह रहे हैं कि हम 80 लाख समंदर क्रॉस करेंगे, 80 लाख से कारोबार कौन शुरू ये करेगा? नहीं राव आप जहाँ जाएंगे आपको जगह जगह पैसे देने पड़ते हैं काम शुरू ये करने के गलत लिए। बात है। आप अगर कारोबार करना चाहें तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए से भी आप कई कारोबार कर सकते हैं। 80 लाख रुपया एक अमाउंट है, लेकिन बात वही है कि हमें इस मुआशरे में रह के, इस मुल्क में रहकर इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए इरफान, सवाल ये आप अकेले कर लेंगे, अगर हर महीने आपके बिल में इजाफा होता जाएगा आपकी मेहनत कहाँ वो बात जाएगी? आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जहाँ पे बिलों की कीमतें बढ़ रही हैं, जहाँ पे हर चीज़ महंगाई हो रही है, वहाँ पे मुश्किलात मुझे भी फेस करना पड़ रही है, आपको भी फेस करना पड़ रही है। लेकिन इसका ये हल नहीं है कि हम 80 लाख रुपए अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी जायदाद अपने माँ बाप की बेचकर हम बाहर चले जाएं और वहाँ पे जाके हम टैक्सी ड्राइव करें, हम जाके वहाँ पे फ्रॉड करें। दुबई में आपके 45 साल से जो कम उम्र लोग हैं उनके वीज़े उन्होंने बंद कर पाबंदी लगा दी। वो क्यों लगाई? कि ये 45 साल से कम उम्र लोग जाके वहाँ पे फ्रॉड करते थे, वहाँ पे इस तरह की हरकतें करते थे, उनके कानून को वायलेट करते थे। नहीं जी, इस चीज को तो आपके अपने मुल्क के ऊपर एक धब्बा लगता है। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। महंगी बिजली टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ाने में रुकावट है। एप्टेमा की जानिब से कहा गया है
सो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो आपका मुल्क तरक्की भी कैसे करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अली, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये तो वाकई बहुत बड़ी रीज़न है कि एक्सपोर्ट और हमेशा इत्तेमा की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है कि उनको आसानी दी जाए। अब फिर आप कहेंगे कि अब चाइना की बात बार बार करें, तो चाइना में जो सनतकार हैं उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन दी जाती है, आपकी सोच है। तो फिर आपको हर जगह पे अब देखें, चाइना अगर के एक प्रोडक्ट्स नजर भी तो आ रहे हैं। अगर एक इंडस्ट्री खसारे में जा रही है तो चाइना की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उसको कभी नुकसान में पहुंचने नहीं देगी, ना उसको कभी इस तरह का मौका देगी कि वो इंडस्ट्री बंद हो जाए। वो उनको पैसा देंगे, वो पैसा रिवाइज करते हैं, सर्कल है उनका। एक इंडस्ट्री है, उसके ऊपर अगर पैसा वो खसारे में जा रहा है तो फौरी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे। ये आप ये बजट रखो, कंटिन्यू रखो। और सहूलियात की बात, इतनी वहाँ पे इलेक्ट्रिक बिजली तो वैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिजली की तो शॉर्टेज है ही नहीं, इस तरह के मसाइल उनके नहीं है, लेकिन वो सहूलियात बहुत ज़्यादा देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। अगर आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो पाकिस्तान में मुश्किल होगी, लेकिन चाइना में आपको इंडस्ट्री लगानी आसान होगी। तो लिहाजा गवर्नमेंट, अब हमारे पास फिर वही मसला आ जाता है कि हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास सहूलियातें नहीं है। फिर मलिक कहेगा कि तू इस तरह की बात कर, ठीक है हमारे पास हर चीज़ जो है वो एक स्टडी प्लान बड़ा है, लेकिन आप अपनी मार्केट में चले जाए, आपको मेड इन पाकिस्तान नहीं नजर आती चीजें। अब लोग करते क्या हैं, अब सिंपल सी बात है, यही लोग 10 रुपए की वहां से चीज लेंगे चाइना से, यहाँ पे आपको 20 रुपए में सेल कर देंगे। उनको इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, ना लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। इस तरह के मसाइल तो हैं। आप जितने मर्जी फैसिलिटेशन, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दें, कुछ नहीं होगा, वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दें, जो मर्जी करना आप कर दें, जब तक आप इस तरह की सहूलियात इंडस्ट्रीज को नहीं देंगे तब तक आप नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा सकते। मेरे पास 30 सेकंड है। इस 30 सेकंड में मैं आपको बताऊं कि हमें ये आदत भी डालनी चाहिए, दूसरा एस्पेक्ट भी देखें कि हमें ये आदत भी डालनी चाहिए कि हमें टैक्स देना है। आप अभी भी आज किसी भी वर्किंग डे आप देते हैं, ये लोग जो बड़ी बड़ी मिलें चलाते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाने खाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, इनको टैक्स देते हुए हमेशा, ये आज इन्होंने नहीं कहा, हर दफा जब इनके ऊपर टैक्स लगा इन्होंने कहा नहीं वो हमारी एक्सपोर्ट में, फिर उसकी रीजन है ना, इनको टैक्स नेट में लाने वाले इनसे पैसे लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। इनको टैक्स नेट में लाएं, फिर उसके बाद इनको फैसिलिटी ना दें तो ये ज्यादती होगी। जब ये लोग खुद टैक्स नेट में आना नहीं पसंद करते, जब ये लोग खुद जो है वो अपना पैसा जो है उसको वाइट करने के लिए बजाय उसको ब्लैक के जरिए जो है वो यूटिलाइज करना पसंद करेंगे, तो फिर ये चोर दरवाजे से पैसे खाने वाला कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है जी शोबा सेहत को दरपेश मसाइल पर, उनके हल पर और मज़ीद बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। उसके अलावा कुछ बात करेंगे कैंसर जैसे मूजी मर्ज के हवाले से भी, इस पर आपने एहतियात क्या करनी है और इसकी रोकथाम हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने प्रिवेंशन की बात करनी है। इलाज तो बाद वाला एक स्टेप है, लेकिन हमने सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद है, जनरल सर्जन है डॉक्टर मुस्लिम शमून, और इनके बारे में बताती चलूँ जी, इन्होंने शौकत खानम अस्पताल से जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग हासिल की और अब एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो वेलकम कहेंगे अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है हमारा हेल्थ का, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और बेहतरी की तो उसमें बात करेंगे, लेकिन ये मौजूदा हेल्थ स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके चैनल पे आना। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ का जो शोबा है उसमें इम्प्रूवमेंट होती रही है विथ टाइम। सिंस इफ़ यू सी इन लास्ट 20-25 ईयर्स बहुत चीज़ें बेहतर होती गई है, जिसमें जितने बीच में हमारे डिफरेंट CMs के दौर आए, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को दूसरे सूबों से बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, सिंस लास्ट 1 ईयर मैं खुद बड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ चीज़ें, जिस तरह मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल शेख जायद, तो CM साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और पंजाब में जो उनकी एक एनर्जी है वो दूसरे सूबों में अभी तक नज़र नहीं आती है। तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट येस इम्प्रूवमेंट इज़ देयर, बट वी नीड मैनी मच मोर। बहुत हमें नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। मेन जो मैडम प्रॉब्लम आता है वो है रिसोर्सेस, फाइनेंस। फाइनेंस में मैं फिर समझता हूँ कि आप शहरी और देहाती इलाकों अलग करें एंड देन उसका अपना बजट बनाएं।
सैनिटेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू। हमारे वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आज देखें पोलियो अभी भी पाकिस्तान में है, जो वेस्ट में और हमारे दूसरे नेबर्स में भी अब इतनी नहीं पाई जाती। और अनफॉर्चुनेटली हम 3-3 माह बाद कैंपेन शुरू करते हैं और पूरे साल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करती है कि इसको बेहतर करे, बट वो नहीं होता। पोलियो के साथ आप देख लें मलेरिया है, टीबी है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज़ है और जिसमें पाकिस्तान का भी डेफिनेटली वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। विद टाइम ये चीज़ें बहुत लोगों ने फोकस किया कि इसको बेहतर करें, लेकिन हमारे भी इसमें फॉल्ट्स है एज सोसाइटी और सरकार की तरफ से भी कुछ बीच में लूप होल्स आते हैं। तो चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बेहतरी की बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्टर्स का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हेल्थ शोबे में डॉक्टर्स आपकी मेन वर्क फोर्स है। इफ़ यू सी नर्सेस एंड योर डॉक्टर्स, जो पिछले 5-10 सालों में लोग बाहर चले गए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह स्कोप बहुत अच्छा है पाकिस्तान का और आगे चीज़ों की बेहतरी हो रही है। तो जो बाहर जाते आना उनको पाकिस्तान ही चाहिए। मैं खुद कराची से ट्रेंड हूँ, डाउ यूनिवर्सिटी से, इस वक्त लाहौर में हूँ, 7 साल हो गए मुझे। तो मैं खुद बाहर नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आपकी सर्विसेज दे, बिकॉज यहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, बट वी नीड अ गुड लीडरशिप। इंशाल्लाह अगली हुकूमत जो भी मियाँ साहब की आएगी उसमें हम हेल्थ शोबे में बहुत ज़्यादा हम नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। चलें, ये तो टाइम आएगा, तो हम तो खुद दुआगो हैं कि वो जो भी हुकूमत आए वो आवाम की बेहतरी के लिए, हेल्थ सेक्टर में तालीम की बेहतरी के लिए काम करे, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे आपका मुल्क खुशहाल होता है। कैंसर पे मैं बात करना चाहूँगी। हमें मैक्सिमम आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने, आवाम में अवेयरनेस जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रिवेंशन की बात करनी है सबसे पहले, क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम सबको लें? प्रिवेंशन इज़ द क्योर। प्रिवेंशन इज़ नॉट बेटर देन क्योर, इट इज़ द क्योर। लेकिन प्रिवेंशन में कैंसर को समझने से पहले वी हैव टू गो ऑन द रूट कॉज कि ये होता क्यों है। अब हर कैंसर की अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग वजूहात हैं। हेड एंड नेक कैंसर जो ओरल ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर आप देखें, लाइक आई एम फ्रॉम कराची, तो वहाँ पे बीटल नट, तंबाकू, गुटखा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। वो आपको कैंसर जितने पंजाब में नहीं मिलते हैं। तो वो जिस तरह जोग्राफिकल डेमोग्राफिक्स होती है जगह की, वो वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। सही। शौकत खाना में हमारे पास मेजॉरिटी इसोफेगस के ट्यूमर्स आते थे, जो खाने की नाली होती है, मैदे के ट्यूमर्स आते थे, मोस्टली अफ़गानी पेशेंट्स, मोस्टली फ्रॉम द साइड ऑफ KPK एंड पेशावर, बिकॉज पहाड़ी इलाकों में वो कुक्ड फूड होता है, वहाँ इतना ऑयल यूज़ नहीं होता, सब्जियाँ नहीं होती, तो वो मीट की वजह से, रेड मीट की वजह से उनको उस तरह के ट्यूमर्स होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू गो ऑन द रूट कॉज एंड देन हम उसको इरेडिकेट और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हर कैंसर के अपने साइंस एंड सिम्टम्स हैं। पाकिस्तान में व्हाट प्रॉब्लम वी फेस एज डॉक्टर्स के हमारे पास पेशेंट ऐसे स्टेज में आता है जिसमें फिर सर्जरी भी करना मुश्किल हो जाती है, उसमें कीमो रेडिएशन का भी इतना इफेक्ट नहीं रहता। जब इनिशियल सिम्टम होता है वो उस वक्त अवॉइड करता है, ही इज़ गोइंग टू क्वैक्स और सम अदर डॉक्टर्स, कोई जिस तरह देसी डॉक्टर होता है या कोई दाई होती है लोकल। आफ्टर सर्जरी भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी मुतासर हो जाती है कि आपको अल्टीमेटली बहुत सारे पेशेंट डेथ की तरफ ही जाते हैं। क्या वाकई ये हकीकत है? नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस। इसमें होता ये है कि अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 को ऑपरेट करते हैं तो उसके 5 ईयर सर्वाइवल बेनिफिट्स 80-95% होते हैं। लाइक हमारे पास मरीज 5-5 साल के फॉलोअप पे आ रहे होते हैं, चाहे कोई भी जगह का कैंसर हो। बट अगेन इट डिपेंड आपने किस स्टेज पे ऑपरेट किया। बट अगर स्टेज 3 और 4 में वो आता है, जिसमें वो लंग्स में भी फैल चुका है, ब्रेन में भी जा चुका है, तो उसमें सर्जरी तो मैं खुद रिकमेंड ही नहीं करता करने की, क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो पेशेंट रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना होता है। अगर तो पाकिस्तान में क्या वो जदीद सहूलियात हैं कि हम कैंसर पेशेंट की सर्जरी यहाँ पर सेव कर सकते हैं? यस, बेहतरीन इलाज हो रहा है पाकिस्तान में। और अगर आप देखें इस वक्त सर्जरीज तो अब बहुत छोटे लेवल पे आ गई माशाल्लाह। अब पाकिस्तान में हम ट्रांसप्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। आप कराची में देखें तो ऐसा UT एक है इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब जो उनको चलाते हैं। गंबट में सिंध में इन्होंने ट्रांसप्लांट सेंटर खोला है, जब 500 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो चुके हैं पिछले 5 से 6 सालों में। अब वो सिंध में अगर आप सोचें, जिसकी डायनामिक्स ऑप्टिक्स यू ऑल्सो नो, बट गंबट मैंने वो इंस्टीट्यूट देखा हुआ है जाते हुए, तो व्हेन आई वाज गोइंग टू कराची बाय रोड, तो बेहतरीन इलाज हो रहा है। और अब आप लाहौर में अगर आए तो फिर PKLI है जो शहबाज शरीफ साहब ने खोला था। 4 साल वो भी सियासत की नज़र था, लेकिन अब जाके माशाल्लाह वहाँ दिन के 2-2, 3-3 ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। डॉक्टर फैसल डार की टीम करती है। बहरिया ऑर्चर्ड चले जाए लाहौर में, डॉक्टर फैसल हनीफ वो वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं।
तो नाउ वी डोंट नीड टू गो टू इंडिया फॉर ट्रांसप्लांट्स। यही मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था लास्ट वीक जब हमारी मियाँ साहब के साथ मुलाकात थी कि मेडिकल टूरिज्म पाकिस्तान में हमें लॉन्च करना बहुत चाहिए। जरूरी है, बिल्कुल। अगर आप मेडिकल टूरिज्म देखते हैं तो इट्स अ $40 बिलियन इंडस्ट्री इन इंडिया। और आपके अपने लोगों का ट्रस्ट भी जो है वो Exactly. डेवलप होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर जितनी मर्जी सहूलियात है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हॉस्पिटल्स का एक इम्पैक्ट लोगों पर जाता है ना, वो अच्छा नहीं जाता, तो लोग प्रेफर ही नहीं करते इलाज कराना। इसमें आप देखें ना 70% वी आर प्राइवेटाइज्ड, राइट, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है जो उसूलन 70% एक वेलफेयर स्टेट जो होता है, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज चलते हैं, तो वो उनकी नेशनल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उस लेवल पे और उस स्केल पे होती है, इक्विप्ड होती है। हमारे वहाँ पूरा प्राइवेट सेटअप है, तो प्राइवेट सेटअप भी ज़रूरी है, फाइन, बट आप गवर्नमेंट सेटअप को बेहतर करें कि बंदा बाहर इलाज कराने ना जाए। अमीर का बच्चा भी यहाँ पे इलाज कराए और मिडिल क्लास भी यहाँ पे इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अगर हमने मेडिकल टूरिज्म की बात करनी है, उसकी प्रमोशन की बात करनी है, सजेशन क्या है आपके पास? सी मेडिकल टूरिज्म में आई जस्ट से फ्रैंकली इस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग जो है दैट इज़ 83rd, राइट। 1 सिंगापुर बीइंग ऑन द टॉप, फिर कनाडा, फिर दुबई और फिर दूसरे ममालिक इस तरह आते हैं। तो हम 83 से 1 तो हम अगले 5 साल 10 साल में भी नहीं आ सकते, बट इस पे एक अवेयरनेस हो, इस पे प्रोग्राम्स होने चाहिए। मैं एवर केयर हॉस्पिटल में हूँ, हमारे पास एक बेरियाट्रिक सर्जन है वहाँ पे, डॉक्टर ताहिर यूनुस, ही इज़ फ्रॉम US, और हमारे पास पेशेंट उनका पेशेंट जो होता है प्राइवेट पेशेंट, ही इज़ कमिंग फ्रॉम US, UK, ऑस्ट्रिया, जो मैंने देखे हुए, जर्मनी से लोग आते हैं। मिडिल ईस्ट बेल्ट में अगर आप देखें तो बहरीन, कतर एंड दुबई वाली साइड है, और फार ईस्ट में जाए तो मलेशिया एंड सिंगापुर से भी आते हैं, क्योंकि लोग सर्च करते हैं कि पाकिस्तान में बैरियाट्रिक सर्जरी हो रही है, वो उनको चीप पड़ता है कंपेयर टू पेइंग इन डॉलर्स, तो वो आते 2 से 3 दिन का स्टे होता है मैक्सिमम आफ्टर द ऑपरेशन, एंड पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज या गैस्ट्रिक बाईपास फॉर मॉर्बिड ओबेसिटी, जो ओबीस पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं लाहौर में। तो यही मेडिकल टूरिज्म होता है कि आपका पेशेंट जब बाहर से आता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, वो यहाँ स्पेंड करता है, वो यहाँ की इकोनॉमी में अपनी जनरेट करता है, और हमें मुल्क को ही फ़ायदा होता है। तो ये होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसको आप गवर्नमेंट लेवल पे हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट में, और ये हमारी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। हमारे हॉस्पिटल में बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं जो आपको लगते हैं कि इनको सॉल्व करना चाहिए? देखिए, अगर आप देहाती इलाकों में जाते हैं तो वहाँ तो एक प्रॉपर हॉस्पिटल और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मिल जाए तो गनीमत होती है, और फिर स्टाफ मिल जाए तो वो भी एक बेहतर, एक सोने पे सुहागा ही होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं, लाहौर बेस्ड में बात करूँ लाहौर की, तो यहाँ तो हॉस्पिटल्स नाउ दे आर वेल इक्विप्ड। पिछले 4 से 5 सालों में आप देखेंगे इस पूरे जौहर टाउन, वाबड़ा टाउन, जुबली टाउन के इलाके में इंडस हॉस्पिटल एक नई आई है, सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल आई है, मियाँ मंशा साहब ने जो पूरी लॉन्च की है। एवर केयर हॉस्पिटल, इट्स अपकमिंग ब्रांड, हमारे CEO इरफान खान साहब बड़ी इसमें मेहनत करते हैं और हॉस्पिटल को एक स्टैंडर्ड पे हम पेशेंट केयर दे रहे हैं। उमर हॉस्पिटल एक आई है जौहर टाउन में, नहीं, उनकी भी नई ब्रांच खुली है। तो लाहौर में तो सेटअप है, लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट अबाउट अदर प्रोविंसेस? और हमने ये चीज़ें करनी है तभी यहाँ पर वो जो हम कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर शहर में है वो कम होगा, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, और इस पे काम भी किया जा रहा है। और हम दुआ गो हैं कि आने वाली गवर्नमेंट भी इसको जो है वो इस पर बहुत प्रॉपर तरीके से काम करे। हेल्थ सेक्टर में बेहतरी होगी तभी आपकी आवाम जो है वो तरक्की की तरफ जा सकेगी, और हर दूसरा बंदा ये जो डिप्रेशन, बीमारियों का शिकार हो रहा है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम होती चली जा रही है। कुछ चीज़ें हमें अपने कोर्स का हिस्सा बनानी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अब लोग भूल चुके हैं क्या है, मतलब किसी को नहीं पता कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कैसे जी सकते हैं। ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब रोज़ाना लोगों को याद करानी पड़ेंगी, रोज़ाना याद भी कराए। मैं समझता हूँ इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया पे इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम मॉर्निंग शो में बहुत पॉलिटिक्स पे भी बात होती है, रिलीजन पे भी बात होती है, बट हेल्थ प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन वैसे ही डिप्रेशन में, सो दे नीड टू बी मोटिवेटेड। और मैं ये समझता हूँ कि मैं सरकार से भी हमेशा यही अपील करता हूँ कि जो बजट, लाइक सपोज आपका इस साल का बजट 14.6 ट्रिलियन था पाकिस्तान का, जो इसाकदार साहब ने दिया था 2023, हेल्थ वाज जस्ट 25 बिलियन, विच इज़ अराउंड 0.4-0.5% ऑफ द GDP। US का हेल्थ सेक्टर इज़ 20% ऑफ द GDP। तो फिर आपको उनके वहाँ हॉस्पिटल्स का लेवल नज़र आता है। तो वी नीड टू इंक्रीज आवर बजट फॉर द हेल्थ, प्रायोरिटाइज करें
और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगी तो हमारे मुल्क की ही बेहतरी होगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज मैं सारे स्टेक होल्डर्स को ये देता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से इस वक्त बाहर हैं, उम्मीद है कि वो वापस पाकिस्तान आएँ। कौम को आपकी यहाँ ज़रूरत है, स्पेशली मैं डॉक्टर कम्युनिटी को कहता हूँ, जितने पाकिस्तान से सर्जन्स या बड़े कंसल्टेंट्स हैं जो यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, वी नीड टू सर्व इन आवर कंट्री। बिकॉज आप जब पाकिस्तान में सर्व करेंगे तो आपकी यंग जनरेशन ये देखेंगी कि हमें पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी देनी है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है और उम्मीद है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी वो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगी। और यही अगर आपके हेल्थ सेक्टर में बेहतरी हो जाएगी, एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी हो जाएगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो फिर बाहर कौन जाएगा? आपके मुल्क की तरक्की का राज इसी में है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेगमेंट का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज का मौसम। तो देखते हैं टुडेज वेदर। हमारी रिपोर्टर फातिमा इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जी वीकेंड ऑडियो का कैसा रहने वाला है, सैटरडे संडे मौसम कैसा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने प्लान करना होता है बाहर कहीं जाने का, शहर से बाहर जाने का, सो उनके लिए अपडेट ज़रूरी होती है। ओवर टू यू फातिमा। जी बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो शहर लाहौर की एयर क्वालिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो लाहौर में कभी स्मोक का रोग हमें देखने को मिल रहा है, कभी फोग अपना जोर पकड़ रहा है। आज सुबह भी जो थी फोग के धुंधले बादल जो थे हर जगह छाए हुए थे। धुंध ही धुंध जो थी उसने लाहौर का मंजर जो है वो धुंधला किया हुआ था। जिस तरह ही धुंध कम पड़ी तो फिजाई आलूदगी जो है उसने अपना राज लाहौर में दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो है लाहौर फिजाई आलूदगी के आलमी दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर आ रहा है 266 AQI की मजमूई शरह के साथ। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मरातब अली में इस वक्त सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जहाँ पे 976 तक AQI की मजमूई शरह पहुँच गई है। US कॉन्सुलेट में 753 तक, फेज़ 8 DHA में 345, कैंट में 457, एजिसन कॉलेज 552, शहराय कायद-ए-आज़म 650, फिदा हुसैन हाउस 466 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर माहरीन का बार बार यही कहना है कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें, बिला ज़रूरत जो है वो घरों से ना निकले। अगर निकलते भी हैं तो अपने चेहरे को जो है वो ढांप कर निकले ताकि आलूदगी के ज़र्रात से बचा जा सके। दूसरी जानिब बढ़ते हैं, मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इस वक्त महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दिसंबर का महीना है, ठंडी हवाएं जो है वो खूब चल रही है, लेकिन मौसम जो है वो खुश्क चल रहा है। खुश्क सर्दी जो है उसकी लहर शहर भर में छाई हुई है और इस लहर में जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 95% है और हवा जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ताहाल आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा आइंदा 24 घंटों के दौरान। और इन मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए और इन फोग और स्मोक के असरात से बचने के लिए शहरियों को बार बार यही ताकीद की जा रही है कि वे एहतियाती तदाबीर पर जब तक बारिश नहीं होती अमल करें ताकि इनके बुरे असरात से बचा जा सके। थैंक यू सो मच जी फातिमा। वाकई एहतियात तो दोनों सूरत में आपको करनी है, फॉग की सूरत में भी आपको करनी है, स्मोक की सूरत में भी करनी है और सर्दी की शिद्दत बढ़ने की सूरत में भी करनी है। सो सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए आप लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ फॉग की शिद्दत से अगर आपने महफूज रहना है, आप बाहर रोड पे हैं, तो आपको बहुत मोहतात ड्राइविंग करनी है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ेगा ही जब तक सर्दी रहेगी। सो एहतियात दोनों सूरतों में आपने करनी है। अभी हमने आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट की तरफ चलना है, आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। सो हमारे पास होती है जी ओपन मार्केट की रेट लिस्ट और ओपन मार्केट जो आपके घर के करीब बाजार हैं। सो आइडिया आपको हो जाता है, ज़रूरी नहीं जो रेट लिस्ट हम शेयर कर रहे हैं आपके पास भी वही आए, 1-2 रुपए का फ़र्क ही होता है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है। अभी हम चलेंगे जी अक्सा की तरफ, मार्केट में मौजूद है आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नजर आ रहा है। ओपन मार्केट में जिस रेट पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं और जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं उनमें खासा फर्क देखने में नजर आ रहा है। प्याज की कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 200 से 220 रुपये की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें, टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, जबकि इसको ओपन मार्केट में 150 से 200 रुपये की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत के हवाले से बात करें, लहसुन की सरकारी कीमत 410 रुपये फी किलो मुकर्रर की
जाएगी, जबकि इसको ओपन मार्केट में 450 से 460 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद ऐसी ही सब्जियां हैं जिसको 50 से 60 रुपये बढ़ाकर जो है दुकानदार फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रही हैं। ताहम शहरियों का इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालबा है कि इस हवाले से प्रॉपर कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो उसी रेट पर सब्जियां खरीद सकें जो सरकारी रेट मुकर्रर की हमें गई। जी आपने सब्जियों की कीमतें बताई, सो लोग मुतालबा ये कर रहे हैं कि रेट लिस्ट पर अमल हो, रोज़ाना की बुनियाद पर यही चीज़ आपसे हम शेयर करते हैं। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट शामिल करना है, आपको बतानी है हेल्थ टिप। जुहेब की तरफ चलेंगे, हमें आज की टिप वो शेयर करेंगे। ओवर टू यू जुहेब। दिस इज जुहेब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग तंग हैं कि भाई एब्डोमिनल से फैट नहीं जा रहा, लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक, हिप से फैट नहीं जा रहा। उसके लिए हम 4 से 5 एक्सरसाइज आपको बताएंगे आज, जो कि बड़ी आसान एक्सरसाइज हैं, जो उनसे आप फेमिलियर भी हैं, लेकिन बस आपने कनेक्ट कंसिस्टेंट होना है। एटलीस्ट 5 डेज अ वीक इन एक्सरसाइज को करना है। मैक्सिमम इट विल टेक 15 मिनट्स, 15 मिनट ज़्यादा नहीं, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ, लाइफ रूटीन के साथ। प्लस डाइट थोड़ी साथ आपने कंट्रोल करनी है, तो यू विल सी रिजल्ट्स विद इन फ्यू वीक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द मार्च वार्म अप। कोई भी एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वार्म अप खास तौर पे विंटर्स में वार्म बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप वार्म अप प्रॉपर नहीं करते तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बॉडी को प्रिपेयर करता है वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। ओके, थोड़ी साइड जंप्स करेंगे। अच्छा, साइड जंप्स के और उसके बाद मार्च करेंगे। साइड जंप्स के बारे में या कोई भी जंप्स के बारे में हमेशा कहता हूँ, वार्म अप में करने से पहले जस्ट मेक इट श्योर, अगर आपको नी पेन है या बैक पेन है तो ऐसे लोग जिनको जॉइंट्स की पेन है वो जंप्स वगैरह को अवॉइड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो है सिंपल क्रंचेस। चीन अपर रखेंगे और स्टार्ट करते हैं क्रंचेस। 20 रैप्स करेंगे इसके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 20 रैप्स के 3 सेट्स हम इसके करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा, जस्ट उसके एक एक सेट आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे क्रॉस क्रंचेस। उसमें आप लेग को क्रॉस करोगे, ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग का कॉम्बिनेशन करेंगे एंड गो फॉरवर्ड। ट्राई टू टच योर एल्बोज विद योर नी। 10 रैप्स ईच साइड करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमारे साइड का फैट नहीं जा रही है, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। टेन रैप्स इसके भी करेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नी टच। आर्म स्ट्रेट रखेंगे, टच करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, जस्ट नीज को 10 टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साइकिल क्रंच, साइकिलिंग विद क्रंचेस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, विच इज लेग रेज। हैंड्स उसके नीचे रखेंगे, स्पॉट करेंगे लोअर बैक को, जहां पे आपके बैक पे कर्व होता है उसके नीचे आप हाथ रखोगे, लेग स्ट्रेट करोगे एंड लिफ्ट अप। 10 रैप्स इसके करेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हाथ आपके इसके नीचे रहेंगे, जस्ट आपने साइकिलिंग स्टार्ट कर देनी है लाइक दिस। फुल एक्सटेंशन करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, देन बैक। ये भी करते हुए 20 सेकंड्स तक काउंट करेंगे, 20 तक काउंट करेंगे।
ब्रीथिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सांस लेते रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, लास्ट एक्सरसाइज टेबल टॉप क्रंच करेंगे, लेग लिफ्ट करेंगे, नीज बेंड करेंगे। टेबल टॉप क्रंचेस को इसलिए कहते हैं बिकॉज आपकी लेग पोजीशन टेबल की तरह की रहती है इसमें। ओके, क्रंचेस 20 रैप्स। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट, जिसके हमने अंदर आपको एब्स की 5 से 6 एक्सरसाइज बताई, जिसको हमने फॉलो करना है, अपना फीडबैक। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें बताया जी, आज के टिप हमारे साथ शेयर किया। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। तो मूवी का ट्रेलर तो आपने देख लिया जी, हम आपको सजेशंस देते रहते हैं, बाकी मर्जी आपकी होती है। सो अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।